तो कैसे हो दोस्तों आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं व्हाट इफ नारुतो रेज्ड बाय मदारा उचिहा 5वां पार्ट, जहां कहानी लेने वाली है एक नया और रोमांचक मोड़। बने रहिए हमारे साथ और पूरी कहानी जरूर देखिए। सब्सक्राइब करें क्योंकि यह कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी। कमेंट करके और बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अपनी शिनोबी स्क्वाड के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सुप्रभात नारुतो कुन। दरवाजा बंद करने के बाद नारुतो मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसी शिजुने उसका अभिवादन कर रही है और काफी खुश दिख रही है। यो शिजुने, नारुतो ने लापरवाही से जवाब दिया। सुप्रभात नारुनी, एक चंचल नन्ही सी आवाज सुनाई दी। नारुतो ने बेखबर होकर चारों ओर देखा। मुझे एक आवाज सुनाई दी लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो सकता है? नारुनी, छोटी सी आवाज ने सिसकते हुए कहा, इससे पहले कि नारुतो को एक भयंकर हमले से खुद को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस तरह का, जब तक वह गिर न जाए तब तक उसके पैरों को गले लगाओ। मीनाको-चान, क्या ये तुम हो? तुम यहाँ कब आए? नारुतो किसी तरह उसके हाथों को अपने से छुड़ाकर उस चंचल 4 साल की बच्ची को गोद में उठा लेता है। मैं तो यहाँ हमेशा से हूँ। मीनाको इसके बजाय अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लेती है और उससे चिपक जाती है, जिससे नारुतो के लंबे नुकीले बाल दब जाते हैं। नारुतो शिजुने को एक भावहीन नज़र से देखता है, जिस पर शिजुने सिर्फ हंसती है। मीनाको-चान को पता चला कि उसके नारुनी का आज ग्रेजुएशन है, इसलिए उसने उन्हें शुभकामनाएं देना जरूरी समझा। क्या उसने ऐसा कहा? नारुतो ने उत्साहित लड़की की ओर देखा, जिसके चांदी जैसे बाल लहरा रहे थे जब उसने अपनी मां के कथन की पुष्टि करने के लिए तेजी से सिर हिलाया। नारुतो ने चिढ़ाते हुए कहा, जिससे लड़की शर्मा गई और उसने अपना सिर फिर से उसके कंधे में छिपा लिया। शिजुने के पीछे से एक पुरुष की आवाज सुनाई देती है। यो नारुतो। नारुतो ने सिर हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। काकाशी, उस बुढ़िया ने तुम दोनों को आज छुट्टी दे दी? होकागे समा ने हम दोनों को आज छुट्टी दी है, हाँ। शिजुने झुंझलाहट में सुधार करते हुए पुष्टि करती है और काकाशी अपनी खास मुस्कान बिखेरता है। और वैसे भी काकाशी अभी मिशन पर नहीं जा सकता। क्यों? नारुतो काकाशी की ओर मुड़ता है। घायल हो? गर्भवती हो? मह। काकाशी ने लापरवाही से बात टाल दी, लेकिन उसकी आवाज में मुस्कान थी। होकागे समा ने इस साल मुझे कुछ जैनिन उम्मीदवारों की जिम्मेदारी सौंपना जरूरी समझा है। शर्मनाक। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपकी टीम में नहीं रखा जाएगा। आप यहाँ 20 सेकंड से हैं और मैं पहले ही आपका चेहरा देखकर ऊब गया हूँ। मैं सहमत हूँ। अपने से काफी कम कुशल लोगों की उपस्थिति को बर्दाश्त करना अपमानजनक है। जब शिजुने ने देखा कि उनकी आंखों के बीच मानो चिंगारियां उड़ रही हैं, तो उसने उन दोनों के सिर पर हल्के से थपकी दी, जिससे मीना को खिलखिलाकर हंसने लगी। अब और शरारतें नहीं, वो अपनी सधी हुई मां जैसी आवाज में आदेश देती है। फिर वो अपने दयालु स्वभाव में लौट आती है। लेकिन चूंकि आज हमारी छुट्टी है, हमने सोचा कि हम अकादमी जाकर परीक्षा के दौरान छात्रों को देखेंगे। काकाशी को पता चल जाएगा कि उसे कौन मिल सकता है और मीना को अपने ओनी-चान को देख पाएगी। तो फिर मुझे निराश नहीं करना चाहिए। नारुतो ने मीनाको की कमर में गुदगुदी की, जिससे वो चीख पड़ी। हमें अब चलना चाहिए। तुम अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में देर नहीं करना चाहोगे? शिजुने उसके लिए चिंतित है। नारुतो अपने पड़ोसियों को बहुत पसंद करता है। शिजुने ने ही उसे आत्मनिर्भर बनना सिखाया था। खाना बनाना और सफाई करना जैसी बातें तो उसने उसे अच्छी तरह से सिखा दी थी और हमेशा उसे घर को व्यवस्थित रखने के लिए प्रोत्साहित करती थी। नारुतो काकाशी के प्रति भी उसके मन में बहुत सम्मान था। उसका व्यवहार शांत था और इससे उसे पुरुषों के व्यवहार को थोड़ा बेहतर समझने में मदद मिली। साथ ही बचपन में उसके साथ खेलना कूदना उन महिलाओं से अलग था जो ऐसा कम ही करती थीं। इससे उसे ये समझ आया कि कितनी जोर से खेलना भी उतना ही बुरा होता है कि उसमें किसी को मज़ा नहीं आता। असुकिमी बाचान के गुजर जाने के कुछ समय बाद भी जब वह दूसरे अनाथों के संपर्क में था, तब यह उसके लिए बहुत काम आया। लड़ना एक बात थी, लेकिन मीनाको जैसे नाजुक बच्चों से दोस्ती करने या उनके साथ समय बिताने के लिए जोर जोर से खेलना बिल्कुल अलग बात थी। इसके अलावा वह हर जगह बदबूदार और गंदा रहकर नहीं जा सकता था। काकाशी ने उसे साफ सफाई करने की सलाह दी और हाल ही में उसे दाढ़ी बनाना भी सिखाया। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। नारुतो ने बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी वो अकादमी की ओर चल पड़ा, जहां मीनाको बिना किसी सहारे के उसके कंधों पर चढ़ गई। जल्दी करो, जल्दी करो, मिनाको ने दबंगई से आदेश दिया। हाँ मिनाको हिमे, आप में से कुछ लोग अपने परिवार को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ आए हैं और कुछ लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपको कुछ साबित करना है। लेकिन आज आप यहाँ खुद को और पूरे कोनोहा को ये बताने के लिए आए हैं कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिनोबी के साथ सेवा करने के योग्य हैं। असुनाडे ने अपना भाषण समाप्त किया और शिक्षकों ने तालियां बजाईं। उसके बाद छात्रों और अभिभावकों ने भी तालियां बजाईं। वो मंच से नीचे उतरी और नारुतो हर कदम पर उनके सीने में होने वाले उछाल को निहारने लगा।
उसे उम्मीद थी कि किसी ने उसे होकागे को घूरते हुए नहीं देखा होगा। वो काकाशी की ओर देखता है, जो ताली बजाते हुए उस पर मुस्कुरा रहा है। लानत है। लगभग आधे घंटे तक छात्र आपस में बातचीत करते हैं। इस दौरान कुछ शिक्षक बाहरी परीक्षा की तैयारी करते हैं। खुले मैदान में शूरिकेन जुत्सु अभ्यास सत्र और एक बड़ा ताइजुत्सु रिंग बनाया जाता है। अधिकांश छात्र अपने शर्मिंदा करने वाले माता पिता के साथ समय बिताने के बजाय आपस में बातचीत करने के लिए अंदर चले जाते हैं। नारुतो ये सब देख रहा होता है और धूप का आनंद ले रहा होता है, इसलिए वह अभी अंदर नहीं जाना चाहता और सुनाडे उससे बात करने का फैसला करती है। नारुतो, मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम आज क्या कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अकेले पढ़ाई और प्रशिक्षण करने देने का मेरा निर्णय सही था। नारुतो ने बड़ी सावधानी से उसकी आंखों में देखा, 1 इंच भी नीचे नहीं देखा। वह नहीं चाहता था कि उसकी इस अनुचित नज़र के शिकार को वह पकड़ ले। आपको निराशा नहीं होगी, मैं अपनी कक्षा में बाकी सभी से ज़्यादा ताकतवर हूँ। उसे इस बात का कोई संदेह नहीं था, शिक्षकों पर भी नहीं। तो फिर तुम्हारा आत्मविश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। सुनाडे उसकी इस बहादुरी पर मुस्कुराती है। वो काकाशी और शिजुने की ओर मुड़ती है, जो अभी अभी कुछ आम अभिभावकों से बात करके लौटे थे। शिजुने को छटपटाते बच्चे को गोद में लिए देखकर उसकी मुस्कान लगभग मातृत्वपूर्ण हो जाती है। वो अपना ध्यान उनकी ओर मोड़ती है और नारुतो अकादमी के अंदर चला जाता है। असुनाडे समा, काकाशी और शिजुने एक साथ अभिवादन करते हुए आदरपूर्वक आधा झुकते हैं। मुझे लगता है कि आपने ये तय कर लिया है कि आप इस साल अकादमी में किसे वापस भेजेंगे। शायद मेरी किस्मत अच्छी हो और मुझे अच्छी खेप मिल जाए, काकाशी ने व्यंग्य से जवाब दिया और शिजुने ने उसे चुटकी काट ली। असुनाडे मुस्कुराती है, हालांकि उसका ध्यान अभी भी अपने बच्चे पर ही केंद्रित है। और ये रही नन्ही सी बच्ची। सुनाडे उस प्यारी बच्ची को प्यार जताने के लिए आगे झुकती है, चाहे प्यार चाहिए हो या ना चाहिए हो। मीना को शिजुने से लिपट जाती है और पल भर के लिए अपना चेहरा छिपा लेती है। शिजुने उसे नमस्ते कहने के लिए मनाने की कोशिश करती है। मीना चान, सुनाडे समा तुमसे बात कर रही हैं। जब कोई नमस्ते कहता है तो तुम क्या कहती हो? काकाशी की रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। काकाशी धीरे से उस छोटी सी सीढ़ी की ओर देखता है जिस पर नारुतो अकादमी में कदम रखने से पहले रुका था। लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक भयानक मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो घोर बुराई को दर्शाती थी। वो पीछे मुड़ता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जोनीन का पेट गुड़गुड़ा गया और वह धीरे से अपनी बेटी की ओर मुड़ा। नारुतो को उसकी ओर देखते हुए देखकर उसकी बेटी ने अपना चेहरा बाहर निकाला और ऐसा लगा जैसे उसे नारुतो से आत्मविश्वास का संदेश मिला हो। असुनाडे बाचान, मिनाको ने चहकते हुए उससे कहा। काकाशी का दिल रुक गया। शिजुने का मुंह खुला रह गया। आंगन में मौजूद लगभग हर दूसरा अभिभावक और परिवार का सदस्य अब उन्हें देख रहा है। वो छोटा कमीना, तुम कितनी प्यारी हो। असुनाडे समा भावुक होकर मिनाको को अपनी बाहों में उठा लेती हैं। साथ ही सुनने की सीमा में मौजूद हर व्यक्ति ने एक जैसी प्रतिक्रिया दी। मेरी माँ कल होकागे समा के कार्यालय में अपने कुल से संबंधित काम करवा रही थी और अंदाजा लगाओ क्या हुआ। क्या बात है इनो-चान? यह नन्ही सी आवाज फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। तुम्हें पता है नारुतो नाम का वो लड़का, लंबा वाला, जो कभी आता ही नहीं? उसे तो जैनिन की परीक्षा देने का मौका मिल गया। उसे तो अकादमी से छुट्टी मिल गई, जबकि हम सबको ये उबाऊ काम झेलना पड़ा। इन्होंने गुस्से में अपने हाथ हवा में उठा दिए। नारुतो सान पिछले 2 हफ्तों से अकादमी आ रहे थे और उनकी उपस्थिति को देखते हुए उन्हें साल का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी कुछ लड़के इस बात से परेशान थे कि जो लड़का इतनी बार अनुपस्थित रहता था वह ताइजुत्सु अभ्यास और कक्षा गतिविधियों में उन्हें आसानी से हरा रहा था। यहाँ तक कि सासुके सान भी नारुतो को नहीं मार पाते थे, लेकिन कम से कम सासुके ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की और हर बार और भी जोश के साथ नारुतो का सामना करते थे। ओह, छोटी आवाज ने जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे किसी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति पर नाराजगी दिखानी चाहिए जिसे वो अच्छी तरह से नहीं जानती थी। मुझे नहीं लगता कि नारुतो सान को निर्देश की जरूरत है। तुम कितनी खुशनसीब हो, हिनाता। इनो बीच में टोकते हुए अचानक गुस्से में अपनी सीट पर वापस बैठ गई और नाटकीय अंदाज में अपने हाथों पर चेहरा टिकाकर बैठ गई। शायद तुम्हें शिनो मिलेगा या उसका मूड फिर से सपनों में खो गया। सासुके कुन, हिनाता बहुत परेशान है। वह नहीं चाहती कि इनो का दमनकारी स्वभाव उसे पहले से भी ज्यादा डरपोक बना दे। पिताजी शायद पहले से ही उसे हारी हुई बाजी मान चुके थे और वह उन्हें और निराश नहीं करना चाहती थी। उसने उदास मन से सोचा, इनो को अभी और भी बहुत कुछ कहना है और वो भी परेशान करने वाली बात है। इस बीच मुझे उस आलसी शिकामाओ और जीतने के बजाय खाने में व्यस्त चोजी के साथ फंसना पड़ेगा। ये बहुत बुरा है। शायद उन्हें एहसास हो गया कि आप भी उतने ही निराश हैं जितने वे हैं। इनो की नज़र कमरे के दूसरी ओर मुस्कुराती हुई गुलाबी बालों वाली लड़की पर पड़ी। अगर नज़रें मार सकती तो आज एक जैनिन बनने की चाह रखने वाला कम होता।
हिनाटा लगभग सिकुड़ जाती है, अपनी जगह पर जम जाती है। उसे पता है कि अब लड़ाई शुरू होने ही वाली है। मानो अतीत के स्कूली झगड़ों के भूत द्वारा बुलाए जाने पर इरुका सेंसेई उस कमरे में ऐसे दाखिल हुए जैसे कि उसमें अगला शिनोबी युद्ध शुरू होने वाला ही न हो। सुप्रभात, सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। उसकी अनदेखी की जाती है। उसका लगातार चिल्लाना बंद नहीं होता। छात्रों, अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। उनकी आवाज़ में अब उतनी उमंग नहीं है। आवाज़ तेज हो जाती है। हिनाटा अपने कान ढक लेती है। बैठ जाओ और चुप रहो। खामोशी, बेहद सुखद खामोशी। हिनाटा ने राहत की सांस ली। अपनी अपनी सीटों पर वापस जाओ। इरुका ने छात्रों पर संदेह भरी नज़र डाली, फिर उनके चेहरे पर भाव सामान्य हो गए। यहाँ अपना आखिरी दिन खराब मत करना। तुम्हें अभी भी यह परीक्षा पास करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक शिनोबी की तरह व्यवहार करो। पेशेवर बनो, समझे? जी इरुका सेंसेई, गुनगुनाती हुई आवाज़ इसकी पुष्टि करती है। इसके तुरंत बाद दरवाजा खुलता है और हिनाटा अंदर आने वाले लंबे लड़के को नारुतो के रूप में पहचान लेती है। वही लड़का जो अक्सर स्कूल से गैरहाजिर रहता है। तुम देर से आए हो। इरुका सेंसेई निराश लग रहे थे। उन्होंने शायद नारुतो को समय पर लाने की कई बार कोशिश की होगी और असफल रहे होंगे। परीक्षा शुरू हो गई है? नारुतो ने मधुर और सुहावनी गड़गड़ाहट भरी आवाज में पूछा। इरुका सेंसेई ने अपना सिर हिलाया। नारुतो, बैठ जाओ। जाहिर तौर पर उन्होंने इस बारे में कोई हंगामा नहीं किया। शायद उन्हें अंत में लगा कि यह सब करना उचित नहीं था। नारुतो सीढ़ियां चढ़कर उसके बगल में खाली जगह पर पहुंचता है और स्वाभाविक रूप से कुछ शरारती लड़के उसे गिराने के लिए अपने पैर आगे बढ़ा देते हैं। वो आसानी से और बिना किसी मूर्खता के उन पर से निकल जाता है। वो उसके बगल में बैठ जाता है और अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लेता है। उसकी मजबूत छाती। उसे उम्मीद है कि उसने उसे घूरते हुए नहीं देखा होगा। वो उसकी ओर देखता है और वह देखती है कि उसकी एक आंख उसकी ओर इशारा कर रही है। लानत है। सौभाग्य से मिजुकी सेंसेई पहले से ही लिखित परीक्षाएं बांट रही हैं और उन्हें पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने का मौका नहीं मिलता है। आप सभी को परीक्षा पूरी करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। यदि आप किसी भी तरह से नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा पत्र का आकार देखकर हिनाटा लगभग घबरा गई। हर पन्ना सवालों से भरा हुआ था। उसने अपने बगल में बैठे लड़के की ओर देखा और पाया कि वह बेफिक्र होकर अपना नाम लिख रहा है। काश उसमें भी उसकी तरह आत्मविश्वास होता। नहीं, वह घबराकर अपने होंठ सिकोड़ती है। मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, नारुतो की तरह बनना होगा। वो पहले पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों को फिर से देखती है। यह एक लंबा घंटा होगा। आधे छात्र तो परीक्षा पूरी ही नहीं कर पाते। उन्हें व्यवहारिक परीक्षाओं में सुधार करने का मौका तो मिलता, लेकिन ऐसा लगता था कि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले केवल नारुतो और सासुके ही होंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंकों से परीक्षा पास की, साथ ही कबीले के कुछ अन्य बच्चे भी। और साकुरा भी। इरुका और मिजुकी कागजात इकट्ठा करते हैं और सुजुमे सेंसेई, जिन्हें आमतौर पर कुनोइची और जासूसी प्रशिक्षण का काम सौंपा जाता है, उन्हें सभी परीक्षाओं की जांच करने का कठिन कार्य सौंपा जाता है। सभी छात्रों को प्रशिक्षण मैदान में ले जाया गया और जो माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे या अपने अन्य बच्चों को खेलने के लिए ले गए थे, वे वापस आ गए थे और दीक्षांत समारोह के अंतिम चरणों को देखने के लिए तैयार थे। मैं उस लंबे लड़के को नहीं पहचानती। क्या वो पिछले साल फेल हो गया था? नारा योशिनो अपनी साथी इनोशिका चो की महिलाओं और अन्य माताओं के साथ एक समूह में खड़ी होकर पूछती है। शिजुने उस असभ्य प्रश्न पर नाराज हो जाती है और काकाशी लगभग अपनी आंखें घुमा लेता है। अरे, ये तो उजुमकी नारुतो है। सुनाडे समा ने उसे अकेले प्रशिक्षण लेने की विशेष अनुमति दी है क्योंकि अब छात्रों को समय से पहले स्नातक होने की अनुमति नहीं है। काकाशी ने जवाब दिया। तो फिर वो बहुत कुशल होगा। योशिनो ने कुछ संदेह भरे लहजे में जवाब दिया। काकाशी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जिससे शिजुने कुछ बोल नहीं पाती। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही देखेंगे। एक आम छात्र को औसत से अधिक अंक प्राप्त करते देख वह बाकी अभिभावकों के साथ ताली बजाता है। और उन्होंने ऐसा किया भी। जैसे ही सासुके ने अपना प्रभावशाली शूरिकेन जुत्सु दिखाया, नारुतो ने भी कुछ ही समय बाद उसके बराबर ही शानदार प्रदर्शन किया। जाओ नारु एनाए, मिनाको खुशी से चिल्लाता है। हल्की फुल्की हंसी गूंजी और एक बार फिर शिष्टाचारवश तालियां बजी। अगला नंबर निंजुत्सु का है। इरुका छात्रों को एक खुले क्षेत्र में ले जाता है और माता पिता बच्चों की सीमा के किनारे किनारे इस तरह से खड़े हो जाते हैं ताकि वे सभी स्पष्ट रूप से देख सकें। छात्र उसी क्रम में आगे आते हैं जिस क्रम में उन्हें पहले बुलाया गया था और शिजुने को एक विशेष उम्मीदवार के बारे में कुछ कहना है। इतनी कम उम्र में भी उसका नियंत्रण कमाल का है। वो प्रशंसा करते हुए कहती है, हारुनो, है ना? अगर वो और प्रशिक्षण ले तो मेडिक निन बन सकती है। 2 आम नागरिक बेटी की प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठते हैं। उचिहा ससुके,
लगभग हर युवा लड़की की चीखें गूंजती हैं और इस बार काकाशी खुलेआम अपनी आंखें घुमाता है। सासुके दो हूबहू क्लोन बनाता है, असाधारण रूप से तेज प्रतिस्थापन करता है और फिर प्रभावशाली ढंग से इरुका में परिवर्तित हो जाता है। बुरा नहीं है, काकाशी ने अपनी टिप्पणी दी। कम से कम अकादमी द्वारा सिखाई गई जुत्सु में तो वह लड़का काफी अच्छा था। उसमें उचिहा इताची की प्रतिभा को देखना स्वाभाविक था, भले ही वह जानता था कि यह उचित नहीं था। काकाशी सोच रहा था कि उसमें कितनी क्षमता है और वह उन लोगों के मार्गदर्शन में कितना आगे बढ़ सकता था जो उसे वर्तमान में मिल रही शिक्षा से बेहतर सिखा सकते थे। काकाशी को संदेह था कि सासुके के परिवार के अलावा कोई और उसे उसकी प्रतिभा का उपयोग करना सिखा सकता था। उजुमिकी नारुतो। अपने पुरुष साथियों के उपहास को नजरअंदाज करते हुए नारुतो आगे बढ़ता है। बुनशिन नो जुत्सु। जैसा कि काकाशी को उम्मीद थी, नारुतो ने अपने दो हूबहू क्लोन बना दिए। कावारिमी नो जुत्सु। जैसा कि उम्मीद थी, नारुतो ने भी सासुके की ही गति से अपना जुत्सु इस्तेमाल किया। नारुतो द्वारा अपनी अगली जुत्सु का उपयोग करने से पहले एक अशुभ विराम आता है। हैंज। काकाशी की आंख लगभग अपनी जगह से बाहर निकल आई। एक कामुक सिसकी सन्नाटे को चीर देती है। मेरे कपड़े कहाँ गए? रेशमी काले बालों वाली एक बेहद खूबसूरत युवती, जिसके बाल उसके टखनों तक लंबे थे, ने खुद को प्रकट किया और धुएं के गुबार ही उसकी मर्यादा को एकमात्र आवरण प्रदान कर रहे थे। भीड़ में चारों ओर नाक से खून बहने और शर्म से चेहरा लाल होने की घटनाएं होने लगती हैं। वाह नारुतो, काकाशी ने उसकी प्रशंसा करते हुए जोर से कहा और प्रेरणादायक अंदाज में अंगूठा ऊपर करके इशारा किया, इससे पहले कि उसकी और उसकी जैसी स्थिति में फंसे हर दूसरे पुरुष को उनकी गुस्सैल पत्नियों ने तुरंत अपनी जगह दिखा दी। उजुमिकी नारुतो। शिजुने की आवाज मौत की पुकार जैसी थी, जिससे रूपांतरित लड़के की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इरुका ने अपनी नाक उंगलियों से बंद कर ली। अरे बेवकूफ, इस तरह के घिनौने जुत्सु का इस्तेमाल मत करो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सुनाडे, जो अब तक लगभग चुप थीं, झुंझलाहट में अपना माथा पीट लेती हैं। जाहिर है, जुत्सु के साथ अकेले खेलने के लिए छोड़ा गया एक छोटा लड़का ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत ही करेगा। भीड़ शांत हो जाती है और नारुतो अपना रूपांतरण समाप्त कर देता है। हालांकि होकागे सहित सभी महिलाओं की घूरती निगाहें उसे फिलहाल संयमित रखने के लिए काफ़ी होती हैं। वो त्रुटिहीन रूप से इरुका में परिवर्तित हो जाता है और यह परीक्षा का अंतिम जुत्सु है। अगला नंबर ताइजुत्सु का है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के पास इसके लिए अभी भी ऊर्जा बची होगी। अधिकांश लड़ाइयाँ बेहद दयनीय हैं। यहाँ तक कि प्रसिद्ध इनोशिका चो तिकड़ी के दो बच्चे भी ताइजुत्सु की लड़ाई में दिलचस्पी नहीं दिखाते। शिकामाओ चोजी पर सुस्त और बेमन से मुंह के मारता है और चोजी उन्हें मुश्किल से ही रोक पाता है। किसी भी दर्शक को ये शक हो सकता है कि वे ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी माताएं उन्हें देख रही थीं। सच में वो लड़का, योशिनो शिकायत करती है और चोजी की मां भी एक लंबी आह भरती है। लड़कों को खराब नंबर मिलते हैं। कीबा और शिनो के बीच मुकाबला अधिक रोचक है, जिससे उनके माता पिता क्रमशः खुश नजर आते हैं। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह ही अपने कबीले की खास शैली में माहिर है। शिनो को हराने के बाद अबुरा आशिबी ने उसकी तारीफ की। उसमें इसके लिए ज़रूरी जोश तो है। असुमे गर्व भरी मुस्कान के साथ सहमति जताती है, लेकिन उसे ये सीखना होगा कि वह यूं ही बेवजह इधर उधर न भागे। मिनी यू ने बीच में अचानक हमला करके लगभग उससे जीत छीन ही ली थी। इससे पता चलता है कि दिमाग भी उतना ही ज़रूरी है ना? शिबी सहमति में सिर हिलाता है, मन ही मन इस बात से प्रभावित होता है कि उसके बेटे में ये जानते हुए भी लड़ने की इच्छाशक्ति थी कि वो मुकाबले में कमज़ोर है। उचिहा सासुके और उजुमकी नारुतो, कृपया आगे आइए। दोनों छात्र अधिक आरामदायक स्थिति में जाने से पहले टकराव की मुद्रा बनाते हैं। काकाशी प्रशंसकों के शोरगुल के बीच नारुतो और सासुके को देखता है और पाता है कि सासुके काफ़ी जोश में है। नारुतो भी गंभीर हो जाता है। उसने पहले कभी नारुतो को शिनोबी तकनीक का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। उनका रिश्ता गुरु शिष्य से ज़्यादा चाचा भतीजे जैसा था। उसके लिए ये देखना काफ़ी अजीब था कि नारुतो ने ताइजुत्सु की एक ऐसी मुद्रा अपना ली है जिसे पहचानना मुश्किल है, और वह एक अनुभवी योद्धा की तरह लग रहा है, न कि उस शरारती बड़े भाई की तरह जो देर रात तक जागता रहता था। वह जानता था कि नारुतो का असली रूप सिर्फ एक मुखौटा नहीं था, उसके भीतर वास्तव में हंसमुख स्वभाव था, लेकिन वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि नारुतो कितना कुछ छिपा रहा है अगर वह शिनोबी बलों के प्रभाव के बिना इस तरह की तकनीक का प्रदर्शन कर सकता है। क्या आप दोनों तैयार हैं? इस बार मिजुकी निरीक्षक की भूमिका में हैं और अपना हाथ हवा में उठाते हैं। नारुतो और सासुके ने सिर हिलाया। हाजिमे। सासुके ने जबरदस्त तेजी से नारुतो की ओर दौड़ लगाई और पहला मुक्का मारते हुए उसके पैरों पर लात मारने की कोशिश की। नारुतो पीछे हटने के बजाय अगल बगल हट गया और किनारे से सासुके के पैरों को गिरा दिया। गिरते हुए सासुके घूमा और इतनी तेजी से कुल्हाड़ी जैसी लात मारी कि नारुतो ने उसे हाथ से पकड़ लिया।
नारुतो सासुके को लड़ाई पर नियंत्रण करने देना नहीं चाहता और अपने खाली हाथ से एक जोरदार मुक्का मारता है जो सासुके की छाती पर लगता है और उसकी सांस रोक देता है। सासुके दूसरे वार को रोकता है और नारुतो का संतुलन बिगाड़ने के लिए उसके सिर के ऊपर से झूलने की कोशिश करता है। नारुतो गिरने के बजाय अपने उस पैर को छोड़ देता है जिसे वह पकड़े हुए था और अपने प्रतिद्वंदी के पेट पर एक जोरदार लात मारता है जिससे वह दूर जा गिरता है। उचिहा लड़का तुरंत संभल जाता है और उसे अपने से बड़े और तेज नारुतो से बचाव करना पड़ता है जिसने बढ़त बनाने का फैसला कर लिया है। वह रोकने की कोशिश करने के बजाय वार को मोड़ देता है और नारुतो के फुटवर्क को नियंत्रित करके फिर से बढ़त हासिल करने की कोशिश करता है। दूसरा लड़का फुर्ती से हर जवाबी किक का स्थिर लेग ब्लॉक से जवाब देता है। ये दो छात्रों की लड़ाई नहीं है। काकाशी उनकी गति और कौशल को देखकर दंग रह गया। ये तो दो जैनिन की लड़ाई भी नहीं है। सासुके अगल बगल झुकता है और नीचे की ओर मुड़ता है। वह नारुतो को हवा में उछालने के लिए एक जोरदार किक मारता है लेकिन तेज गति वाले लड़के पर इसका कोई असर नहीं होता। नारुतो बचाव करने के बजाय पीछे हट जाता है और सासुके के पूरी ताकत से हमला करने पर उस पर वार करता है। सासुके एक पुशअप करता है और एक और किक मारता है जिसे नारुतो इतनी जोर से धकेल देता है कि वह पलट जाता है और उसकी छाती दिख जाती है। इसके जवाब में नारुतो एक जोरदार किक मारता है जिससे सासुके फिर से जमीन पर लुढ़कने लगता है। अकादमी के शिक्षक मुकाबले को और भी उग्र होते देख संतुष्ट प्रतीत होते हैं। नारुतो को अभी तक एक भी चोट नहीं लगी है लेकिन सासुके जोरदार प्रहारों के बावजूद भी ऊर्जावान प्रतीत होता है। तुम और भी ताकतवर हो गए हो सासुके। नारुतो मुस्कुराया, बेहद खुश लग रहा था और उसकी गंभीरता गायब हो गई। आओ मुकाबला करो, चलो थोड़ा और नाचते हैं। सासुके पूरी तेजी से लात घूंसे बरसा रहा है और अपने वार को रोक रहा है। लड़ाई की रफ्तार बढ़ने के साथ ही नारुतो के बाल लहराने लगते हैं और वह सासुके के हर वार का जवाब उससे कहीं ज्यादा तेजी और ताकत से देता है जितना सासुके दे सकता है। थकान से सासुके का चेहरा लाल हो जाता है और नारुतो लड़ाई के और तेज होने से खुश है। छोटे कद के लड़के की हालत बिगड़ने लगती है लेकिन वह जोश से भरी चीखों के साथ अपना जबरदस्त हमला जारी रखता है। अविश्वसनीय, असुमे उनके बगल में खड़ी होकर बोली। वह भी उतनी ही हैरान थी जितना वो लड़का। उन लड़कों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। काकाशी ज्यादातर इसे नजरअंदाज कर देता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह एक ऐसी चीज को देखता है जिसके बारे में उसे संदेह था कि दूसरों ने अभी तक नहीं देखा होगा। सासुके की ऊर्जा कम हो रही थी लेकिन वह पहले से बेहतर प्रतिक्रिया दे रहा था। थकावट के बावजूद उसके वार अधिक कारगर थे और वह नारुतो के वारों से पहले से बेहतर बचाव कर रहा था। वह इतना थका हुआ था कि प्रभावी ढंग से हमला नहीं कर पा रहा था लेकिन उसकी चाल पहले से कहीं अधिक सहज थी। सासुके की आंखों की चमक देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। ये झगड़ा बहुत लंबा खींच गया है। शिबी ने असहमति जताते हुए कहा। शायद उसे भी यह बात समझ आ गई थी। यह अजीब बात है कि इसे जारी रहने दिया जा रहा है। काकाशी ने मन ही मन इस आकलन से सहमति जताई। अगर इससे सासुके में इतना बड़ा बदलाव आ सकता था तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। ये हार से उपजे भावनात्मक कुंठा या पहले से कहीं ज्यादा दबाव झेलने का नतीजा हो सकता था। लेकिन इस घटनाक्रम से कुछ लोग खुश भी होंगे। जब बाकी सभी लोग बदलाव को समझ लेते हैं तब प्रशिक्षक मिजुकी को होश आता है और वह परिणाम की घोषणा करता है। ये मुकाबला समाप्त हुआ। उजुमिकी नारुतो और उचिहा सासुके को पूरे अंक मिले। सासुके तुरंत ही ढेर हो जाता है क्योंकि उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी होती है। ताइजुत्सु की इस शानदार प्रस्तुति पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जाहिर है आज यहां आने पर किसी ने भी ऐसा नज़ारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। लड़कियां गिरे हुए सासुके के चारों ओर जमा हो जाती हैं, तभी नारुतो उसके पास जाता है। कम से कम उसे सासुके का चेहरा साफ दिखाई देता है। मुझे लगता है मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए सासुके। हौंफता हुआ लड़का अपने चारों ओर सूरज की रोशनी को ढकने वाली प्रशंसकों की भीड़ के बीच से नारुतो की एक झलक पाने में कामयाब हो जाता है। नारुतो उसकी ओर ध्यान नहीं देता और 2 उंगलियां दिखाता है। ये सुलह के संकेत की शुरुआत है। सासुके बिना सोचे समझे उन्हें अपने साथ ले लेता है और 2 मददगार महिलाओं के साथ खड़ा हो जाता है। नारुतो धीरे से एक कुनाई निकालता है और उसे सासुके की ओर सीधा निशाना साधता है। लड़का अपनी आंखों के प्रतिबिंब को अविश्वास भरी निगाहों से देखता है और फिर से गिर पड़ता है। अरे नहीं, ससुके कुन। वहां मौजूद अधिकांश वयस्क अविश्वास भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। झगड़े की घटनाओं पर चर्चा करते हुए काफी समय बर्बाद हो जाता है और शोर का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। इरुका झटपट पानी की बोतल लेकर दौड़ता हुआ आता है। इसे धीरे धीरे पियो सासुके कुन। हम नहीं चाहते कि तुम इसे उल्टी कर दो। सासुके ने शांत भाव से सिर हिलाया। वह इरुका के प्रति अब तक का सबसे अधिक सहयोगी भाव दिखा रहा था। उस शिक्षक ने मिजुकी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, स्पष्ट रूप से यह सोचते हुए कि क्या दूसरा प्रशिक्षक कुछ कर रहा है, लेकिन उसने इस बात को बाद के लिए टालने का फैसला किया।
शिजुने भी स्वाभाविक रूप से वहां पहुंच जाती है और सासुके के माथे पर एक निदान संबंधी जुत्सु का उपयोग करते हुए युवा लड़कियों को रास्ते से हटा देती है। वो बिल्कुल ठीक है, बस शारीरिक रूप से थका हुआ है और थोड़ा घायल है। जैसे ही उसने उसमें थोड़ी मात्रा में चक्रा प्रवाहित की और उसकी उभरती चोटों पर प्राथमिक उपचार किया, उसके हाथ चमकने लगे। युवा पीढ़ी की आवाज में तो और भी बहुत कुछ कहने को है। ये तो कमाल था ओनी-चान, तुम सब तो एकदम फुसफुसा रहे थे और वो एकदम उबका हुआ था। और फिर इरुका और मिजुकी ने सुजुमे के साथ मिलकर प्रैक्टिकल परीक्षाओं के नतीजे जल्दी से गिन लिए। सुजुमे भी अपना नतीजा लेकर आई थी। कुछ जैनिन, जिन्हें आज अकादमी की मदद करने का काम सौंपा गया था, उन्होंने ही नए नए कोनोहा हेडबैंड से सजी एक मेज लगाई थी। नीले कपड़े पर धूल का एक कण तक नहीं था। आमतौर पर परीक्षा परिणाम गोपनीय रखे जाते थे, लेकिन चूंकि कबीले के काफी बच्चे दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इसे एक भव्य आयोजन बनाया जाए ताकि असफल छात्रों को प्रोत्साहन मिले और उन माता पिता को, जो कबीले के माता पिता की तरह शिनोबी बनने के प्रति उतने उत्सुक नहीं थे, ये दिखाया जा सके कि उनके बच्चों से क्या अपेक्षा की जाती है, ताकि वे उनका बेहतर मार्गदर्शन कर सकें। परीक्षा में असफल छात्रों को रोककर उसी दिन पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाता था, और यदि वे दूसरी बार भी असफल हो जाते तो उन्हें उनके अभिभावक के साथ बुलाया जाता था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें कुछ और महीने रुककर युद्ध कौशल विकसित करना है या उन्हें पूरी तरह से पढ़ाई छोड़कर सामान्य नागरिक शिक्षा प्राप्त करनी है। ये कभी न कहा जाए कि कोनोहा अपनी चारदीवारी के भीतर विकास के भरपूर अवसर प्रदान नहीं करता है। हालांकि आज का प्रदर्शन इच्छित प्रभाव के विपरीत हो सकता है। दो लड़कों को इस तरह से मात देते देखना किसी का मनोबल गिरा सकता है और उन्हें शिनोबी बनने से पूरी तरह रोक सकता है। आक्रामक और अनावश्यक रूप से हिंसक मुकाबला कुछ लोगों के लिए आंखें खोलने वाला साबित हुआ। लेकिन चूंकि ये दिन का आखिरी मुकाबला था, उम्मीद है कि स्नातक इससे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे, या कम से कम उनके माता पिता उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उचिहा सासुके, कृपया आगे आइए। थके हारे उचिहा इरुका के सामने सावधान मुद्रा में खड़े हैं। आज तुमने खुद को और कोनोहा को साबित कर दिया है कि तुम हमारे शिनोबी दल में एक उत्कृष्ट और योग्य सदस्य साबित होगे। तुम्हारी लगन के लिए तुम्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक शिनोबी का खिताब दिया जाता है। जैनिन बनने पर तुम्हें हार्दिक बधाई। चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई देती है और लड़कियों के एक समूह से उत्साहपूर्ण जयकारे सुनाई देते हैं। सासुके कुन की जय हो। इनो और सकुरा एक साथ चिल्लाती हैं और फिर एक दूसरे को घूरने लगती हैं। सासुके ने माथे पर सुरक्षा कवच बांधा और चुपचाप अपनी जगह पर वापस बैठ गया। इस बार वह नारुतो के ठीक बगल में बैठा था। उजुमिकी, नारुतो, कृपया आगे आइए। वो लड़का खड़ा होता है और जमीन पर उसकी जगह तुरंत ही उन्मादी प्रशंसकों की भीड़ जमा हो जाती है। नारुतो, इरुका मुस्कुराते हुए बोले, मैं मानता हूं कि आज तुमसे जो देखने को मिलेगा उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि सुनाडे समा का अनुमान एक बार फिर सही साबित हुआ है। इसे गर्व से पहनो और सेना में तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता है कि तुम एक बेहतरीन कोनोहा शिनोबी बनोगे। धन्यवाद, नारुतो ने विनम्रता से जवाब दिया और अपने माथे पर सुरक्षा कवच बांध लिया। सौभाग्य से इस बार उसके पास काफी खाली जगह थी। उसके लिए तालियां भी बज उठीं। इसी के साथ आपका स्नातक समारोह समाप्त होता है। इतने प्रतिभाशाली युवा शिनोबी को प्रशिक्षित करके मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इरुका कोमल हृदय के हैं और उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। सिर्फ एक दिन बचा है, कसम से। कल सुबह अपने जैनिन दस्ते में तैनाती के लिए वापस आना। नारुतो का सामना उन लोगों से होता है जिनके साथ वह आया था। हे भगवान, आप हमें कब बताने वाले थे कि आप ऐसा कर सकते हैं? मैं नहीं था, नारुतो ने ईमानदारी से जवाब दिया और अपनी हेडबैंड को ठीक से फिट करने की कोशिश करते हुए बोला। मुझे लगा ही नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। खैर, शिजुने ने अपनी सोई हुई बेटी को पकड़े हुए और अपनी आवाज को ज्यादा ऊंचा न करते हुए कहा। इरुका सेंसेई झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर तुम इसी तरह प्रदर्शन करती रही तो तुम एक बेहतरीन शिनोबी बनोगी। ये थोड़ा अजीब है कि मिजुकी सेंसेई ने इसे इतने लंबे समय तक चलने दिया, लेकिन यह अच्छा है कि सासुके को शेयरिंग मिल गया। नारुतो सोच विचार करते हुए कहता है, बिल्कुल ऐसा ही था। काकाशी मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में ये भी विचार चल रहा होता है कि मुकाबला जारी रखने की अनुमति क्यों दी गई। अच्छा, अब मेरे जश्न के लिए रामेन खाने का समय हो गया है। नारुतो अपने हाथ सिर के पीछे रखता है और इचिराकू की ओर चल पड़ता है। अरे, एक पल रुक जाओ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। काकाशी उसे रोकते हैं और नारुतो उन्हें सवालिया निगाहों से देखता है। काकाशी सासुके की ओर देखता है जब वह देखता है कि लड़का मिनाको को फिर से नारुतो के कंधों पर चढ़ते हुए देख रहा है। बहुत बढ़िया, बच्चे, काकाशी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हें जमीन पर लड़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए हवा में तैरना सामान्य बात है, लेकिन तुमने देखा ना नारुतो ने लड़ाई को कैसे नियंत्रित किया।
उसने तुम्हें जमीन पर ही रखा क्योंकि वह जानता था कि जमीन पर तुम उतने प्रभावी नहीं रहोगे। मुझे लगता है कि तुम में बहुत क्षमता है। वाह, शिजुने ने हैरानी से कहा। तुमने वाकई में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा होगा। तभी तो मेरे शांत स्वभाव वाले पति ने भी कुछ कहा। धन्यवाद। सासुके ने बस इतना ही कहा क्योंकि उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि हाटाके काकाशी जैसे महान शिनोबी द्वारा ताइजुत्सु का नुस्खा दिए जाने पर वह और क्या कहे। काकाशी एक बार फिर मुस्कुराता है और अपने छोटे से समूह को लेकर आगे बढ़ जाता है। सासुके कुछ पल ईर्ष्या भरी निगाहों से देखता है और फिर वह भी चला जाता है। तो काकाशी, मुझे ये क्यों नहीं बताते कि आप नारुतो और सासुके को क्यों चाहते हैं? काकाशी लगभग चिढ़ गया क्योंकि हर प्रशिक्षक उनमें से कम एक को पाना चाहता था। जो जोनिन प्रशिक्षक बनने वाले थे वे दोपहर बाद अंतिम समय में आवश्यक बदलावों पर चर्चा करने के लिए कतार में खड़े थे। मेरी जानकारी के अनुसार वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। नारुतो स्पष्ट रूप से प्रतिभाशाली है और सासुके के पास कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो उससे मुकाबला कर सके। नारुतो वह प्रतिद्वंद्वी साबित होगा और उससे भी कहीं बढ़कर होगा। इस जानकारी के अनुसार काकाशी ने सासुके की अकादमी प्रोफाइल की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे अपने साथियों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन नारुतो द्वारा हराए जाने के बाद भी मैंने ऐसा व्यवहार नहीं देखा। जहां तक मैं समझता हूं, नारुतो सासुके को नीचा दिखाने के बजाय उसे और मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और सासुके भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। इससे शायद सासुके नारुतो का सम्मान करने लगे, जो उसके लिए अन्य लोगों से मेलजोल बढ़ाने और अपने साथी शिनोबियों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में एक कदम साबित हो सकता है। काकाशी ने बोलने से पहले थोड़ी देर रुककर अपनी बात जारी रखी। और आज उसने शेरिंग को जागृत कर लिया, एक ऐसी चीज जिसके बारे में कम से कम मुझे इस समय दूसरों की तुलना में अधिक जानकारी है। असुनाडे इस बारे में विचार करती हुई प्रतीत हो रही थी। और मुझे साकुरा भी चाहिए। जाहिर सी बात है, उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। शायद पत्नी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई होगी। ठीक है, चूंकि आप ही यहाँ एकमात्र ऐसे सेंसेई हैं जिन्होंने मुझे एक अच्छा कारण बताया है, न कि सिर्फ एक ऐसे विलक्षण प्रतिभावान छात्र को चाहना जो खुद सीख सके और पढ़ाने का काम कम करे, इसलिए आपकी नियुक्ति स्वीकृत है। अन्य टीमें इस प्रकार होंगी। टीम 8 में यूही कुरनाई के नेतृत्व में इनुजुका, युगा और अबूरा में होंगे। टीम 10 में यामानाका, नारा और अकिमिची होंगे। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी उम्मीदवारों को टीमों में शामिल नहीं कर लिया जाता। ठीक है, इसी के साथ यह बैठक समाप्त होती है। सुनाडे ने टीम की सूची कागजों के अव्यवस्थित ढेर पर पटक दी। काकाशी, कुरनाई और असुमा को छोड़कर बाकी सभी कृपया अब बाहर चले जाएं। जब कमरा लगभग पूरी तरह से खाली हो जाता है तो सुनाडे फिर से शुरू करती है। काकाशी, मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि आज अकादमी में जो कुछ हुआ वह सामान्य नहीं है। वो उसकी ओर देखते हुए कहने लगी। मैंने अकादमी के प्रशिक्षक मिजुकी पर नज़र रखने के लिए एक ANBU भेजा था, लेकिन अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। काकाशी, उन्हें जानकारी दो और मिजुकी की जांच करो, फिर जो भी पता चले मुझे बता देना। हाय होकेत्समा, 3 जोनिन ने संवेद स्वर में गायन किया। एक एनबू सैनिक का ठंडा पड़ा शरीर 2 आदमियों के पैरों के पास पड़ा था। उनमें से एक का हाथ फुफकारते हुए चिकित्सा चक्र से प्रकाशित हो रहा था। तुम्हारा कहना है कि उसने शेरिंग को जागृत कर दिया? शाबाश मिजुकी, मैं ओरोचिमारू समा की सेवा के लिए जीता हूँ, गर्व से भरे प्रशिक्षक ने उत्तर दिया। सचमुच, ये तो बहुत दुख की बात है कि तुम्हारी छोटी सी योजना ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। अगर ऐसा न होता तो शायद तुम जीवित रहकर बेहतर काम कर पाते। चक्र स्कैल्पेल के माध्यम से दर्द रहित मृत्यु प्राप्त करने से पहले उसने आखिरी चीज के रूप में फुफकारती हुई नीली जुत्सु देखी। ये तो वाकई शर्मनाक है। गोल आकार के गिलास अंधेरे में चमकते हैं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो एक लाइक जरूर बनता है। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, अगली कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके थॉट्स कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करते हुए जाना।